इसका ऑर्बिट चेंज होता रहता है, हर ऑर्बिट में एक नया ऑर्बिट बनेगा और हमको प्रिसाइज लैंडिंग करनी है 200-400 मीटर के बीच में कि 25 किलोमीटर इसका ऑर्बिट है नियरेस्ट पॉइंट मून से। तो मून की ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। वो जब पहाड़ आते हैं तो वो ज्यादा पास में खींच लेता है, जब समुद्र आते हैं तो दूर चला जाता है। तो इस तरह वो एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं है। वहां पर एक गैस पाई जाती है, हीलियम 3। वो पृथ्वी पे नहीं है, वो फ्यूजन के लिए यूज होती है। तो अगर हम वो ले आए तो हमारी सब एनर्जी प्रॉब्लम पृथ्वी की सॉल्व हो जाएगी। सब लोग साउथ पोल पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पानी मिलेगा, तो वहाँ हम जीवन भी संभव है और हम एनर्जी भी ले सकते हैं। कुछ घंटों और कुछ किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रयान 3 इतिहास रचने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं नरेंद्र भंडारी सर जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आम जनता के मन में तो अभी फिलहाल बेचैनी चल रही है। वो जैसे ही जो घड़ियां हैं टिक टिक कर रही है, वैसे ही बेचैनी बढ़ती जा रही है और सबको कल का इंतजार है 6:04 का। आपके अंदर वो बेचैनी है कि नहीं? हाँ, अभी 6-7 स्टेप बाकी है, तो यू नो कोई भी चीज गलत हो सकती है तो पूरा मिशन अफेक्ट होता है। तो कॉन्फिडेंस भी है और बेचैनी भी है कि कैसे चलेगा ये। फिर क्या बड़ी चुनौतियां आ रही हैं अगर इस चंद्रयान 3 मून मिशन के बारे में बात करें? देखिए, सबसे पहले तो अभी वो हॉरिजॉन्टल है, उसको पहले वर्टिकल करना पड़ेगा, फिर उसको डीबूस्ट करना पड़ेगा। वो 1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उतर रहा है, तो उसको हमको 2 मीटर पर सेकंड तक लाना पड़ेगा। तो वो 4-5 स्टेजेस हैं। फिर उसको अपने आप ऑटोनॉमस वो अपनी जगह सेलेक्ट करेगा। उसमें हमने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की पिक्चर्स डाल रखी है, उसके हिसाब से वो अब जगह तय करेगा। और 2-3 बातें ध्यान रखने लायक है। एक तो कि जब उतरे तब सूरज उगना चाहिए, क्योंकि हमको 14 दिन काम करना है, 14 दिन का दिन होता है। तो हम दोपहर में नहीं लैंड कर सकते, हमको सुबह जाना है ताकि पूरे 14 दिन मिले। फिर वो स्मूथ होना चाहिए जगह, क्योंकि 10-12 डिग्री तक तो चलता है। चारों पैर एक साथ उतरने चाहिए, नहीं तो वो टिप हो जाएगा। हम्म। तो अभी वहां पर क्रेटर्स भी बहुत हैं, बाउल्डर्स भी बहुत है, तो उसको अपनी जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये सब चुनौतियां हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पत्थर आ जाता है पैर के नीचे, तो वो उसका ओरिएंटेशन बदल जाता है। हमने हालांकि बहुत प्रिकॉशन ली है, जो सोलर पैनल सब जगह रखे हैं ताकि हम उससे कांटेक्ट कर सकें। हमने लेजर कैमरा भी लगाए हैं ताकि वो हाइट, कितनी हाइट है चांद से, उससे क्या होता है कि 25 किलोमीटर इसका ऑर्बिट है नियरेस्ट पॉइंट मून से। तो मून की ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। वो जब पहाड़ आते हैं तो वो ज्यादा पास में खींच लेता है, जब समुद्र आते हैं तो दूर चला जाता है। तो इस तरह वो एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी इसमें अड़चने हैं। पर अभी जो इसको हमने सुधारा है चंद्रयान 2 वाले विक्रम से, इसके पैर स्ट्रॉन्ग किए हैं, इसके ऑटोनॉमस है सब। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, खाली कमांड दे सकते हैं डी बूस्टिंग का। हम्म। बाकी सब काम इसको अपना आप ही करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये सब चुनौतियां हैं, तो थोड़ा सा सस्पेंस तो रहता ही है। बिल्कुल सर, इसी को लेकर तारीख में भी बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है कि जहां पर 23 अगस्त को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया था, जितना हमें पता है, अब उसे शायद 27 भी किया जा सकता है। ऐसा है कि इसका ऑर्बिट चेंज होता रहता है, हर ऑर्बिट में एक नया ऑर्बिट बनेगा और हमको प्रिसाइज लैंडिंग करनी है 200-400 मीटर के बीच में। क्योंकि हम दूर चले जाएंगे तो हो सकता है वहां पत्थर ज्यादा हों या खड्डे ज्यादा हों। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखकर इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो डेट तो, और प्रिसीजन लैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि वो एक एक सेकंड में वो मूव होता है। अभी उसकी गति बहुत है।
तो उस हिसाब से हमको सब प्रिसीजन, जो लास्ट ऑर्बिट होगा ना, अभी कई ऑर्बिट होंगे इसके उतरने के पहले, तो उसके हिसाब से वो जो लास्ट ऑर्बिट है तब हम कमांड देंगे, वो सही होना चाहिए। तो सर इसलिए थोड़ी अनसर्टेनिटी है टाइम की। बिल्कुल। सर आप इस पूरे मिशन के बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, आप चंद्रयान 1 से हैं, और मुझे लगता है कि गलतियां जो भी हमने 1 में की थी, मून मिशन में, 2 में की थी, अब 3 में भी सिस्टम को लेकर भी हमने स्पेसक्राफ्ट में कई बड़े बदलाव किए हैं और उन गलतियों से भी सीखा है। तो सर आप पुराने खिलाड़ी हैं, थोड़ा इस बार का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा है? हाँ, कॉन्फिडेंस तो हर फेलियर के बाद बढ़ता ही है, क्योंकि चंद्रयान 1 तो बहुत सक्सेसफुल था। उसमें हमने पहली बार पानी की खोज की। बिल्कुल। और अभी आप देख रहे हैं कि सब दक्षिणी ध्रुव पे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा वहां बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर है, वो सब बर्फ के रूप में है, वहां ठंडी बहुत है, इसलिए वो जम जाता है। और पानी, जैसा आपको पता है, बहुत एक मिरेकुलस मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, उससे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, और ऑक्सीजन से हम आदमी को सपोर्ट कर सकते हैं रहने को। तो अभी जो ये दौड़ नई शुरू हुई है, आर्टिमिस मिशन है अमेरिका का, तो सब लोग साउथ पोल पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पानी मिलेगा तो वहां हम जीवन भी संभव है और हम एनर्जी भी ले सकते हैं। एक्चुअली हम रॉकेट भी वहां से लॉन्च कर सकते हैं उस हाइड्रोजन से। तो ये जो खोज हमने की थी, हम उसी को फॉलो अप कर रहे हैं कि कितना पानी है जमीन के अंदर, कैसा है, सतह क्या है, मिनरल्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये सब हम पता कर रहे हैं, ताकि आइंदा जो फ्यूचर मिशन है वो हम उस हिसाब से प्लान कर सकें। तो सर ये कह सकते हैं कि अगर इस बार चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सक्सेसफुल होता है, तो चंद्रमा में मानव बस्ती का सपना पूरा हो जाएगा? वो उसमें मदद मिलेगी। मानव बस्ती के लिए तो बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। पर इसके 3-4 कारण हैं मून में क्यों इंटरेस्ट नया हुआ है। एक कारण तो यह है कि कहीं दूसरे प्लैनेट पे जाना हो तो मून से होके जा सकते हैं। कुछ छोटा आपको यंत्र भेजना है तो आप पृथ्वी से डायरेक्ट भेज सकते हैं, मंगल ग्रह पे, शुक्र पे, कोई भी। पर अगर आपको बड़े बड़े यंत्र भेजने हैं तो इट इज बेटर कि आप मून पे असेंबल करके भेजें, क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है, तो वहां से भेजना आसान रहता है। तो मून एक गेटवे है पूरे सोलर सिस्टम में जाने का। दूसरा यह है कि हमने इतना रेडिएशन कर दिया है पृथ्वी पे कि कोई भी एस्ट्रोनॉमी करना बहुत मुश्किल हो गया है। लाइट है, ये 4G 5G सब, तो मून के जो भाग हमको दिखाई नहीं देते, वहां पर ये बैकग्राउंड बहुत कम है, इंटरफेरेंस। तो वो भी कारण है कि कुछ इंटरेस्ट जगह है कि हम वहां से एस्ट्रोनॉमी अच्छी कर सकते हैं, जैसे अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा है। तीसरा कारण ये है कि हम पृथ्वी का भी परीक्षण कर सकते हैं वहां से, बड़ी एक मीटियोलॉजिकल लेबोरेटरी वहां स्थापित कर सकते हैं, ताकि पृथ्वी पे हम कितना पोल्यूशन और इसको कितना दूषित कर रहे हैं वातावरण को, अपने ओशन चेंज कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इस सब का अध्ययन हम मून से कर सकते हैं, बेटर रहेगा बड़ी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करने में। और एक और कारण है कि वहां पर एक गैस पाई जाती है, हीलियम 3। वो पृथ्वी पे नहीं है, वो फ्यूजन के लिए यूज होती है। तो अगर हम वो ले आए तो हमारी सब एनर्जी प्रॉब्लम पृथ्वी की सॉल्व हो जाएगी। तो ये 4-5 बातें हैं जिसकी वजह से मून में इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। और इसका कारण यह है कि पानी की अवेलेबिलिटी इसमें प्रमुख है, जो हमने चंद्रयान 1 पे खोजी थी, तो इसलिए सब अभी उसी ओर लगे हुए हैं। रूस भी वही भेज रहा था और दूसरे यान भी वहीं जा रहे हैं। चाइना उसके पीछे वाले हिस्से में गया, पर अभी वो मैन्ड फ्लाइट की प्लान कर रहे हैं रूस के साथ मिलके। एक बात पर और भी जोर दिया जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, अगर आसान भाषा में अगर बताना हो सर कि आखिर ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और किस तरह से पूरी प्रक्रिया होनी है? नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी टांगे टूटे नहीं। विक्रम लैंडर को हमने स्ट्रेंथन किया है, और अगर उसके इंजन भी बराबर नहीं चले तो हमने काफी
प्लानिंग की है कि उसमें काफी रेंज में उसको हमने उतारने की प्लानिंग की है। तो डिजाइन उसकी बहुत स्टडी है और हमें ऐसा लगता है कि इस बार हम अवश्य ही लैंड हो जाएंगे, पर अभी कल तक वेट करिए। सर, क्या इस बीच अगर लैंडिंग नहीं हो पाती है, क्या हमारे पास प्लान बी सी डी कुछ तैयार है? इस पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें। अगर कल लैंडिंग नहीं होती तो हम 2-3 दिन बाद भी कर सकते हैं, पर उसके बाद में करना संभव नहीं होगा। एक बार हमने लैंडिंग का इंस्ट्रक्शन दे दिया तो फिर सब वो ऑटोनॉमस चलेगा अपने आप। तो वो एक क्रूशियल पॉइंट है, हमको ध्यान में रख के उसको कमांड देना पड़ेगा। और उसके बाद में वो टाइम उसका है, वो ठीक से तय करना पड़ेगा कि कब हम लैंड करें, ताकि वो एक्यूरेटली वहां पर जाए। करीब 70 डिग्री साउथ पर हमको लैंड होना है। तो और वहां आपको पता है कि ग्राउंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए प्रिसीजन लैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर देखिए हमें आशा है कि हम इसको सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर सकेंगे। और उसके बाद में हमारे साइंस पार्ट चालू होता है। ये जो मिशन है इसके 2 भाग हैं, एक टेक्नोलॉजिकल और एक साइंटिफिक। तो साइंटिफिक भाग जब वो लैंड हो जाएगा और सोलर पैनल चार्ज हो जाएंगे, तब वो इंस्ट्रूमेंट खुल जाएंगे। रोवर लैंडर की गोद में बैठा है, वो उतर जाएगा और घूमेगा, और मिनरल कंपोजिशन है, थर्मल प्रोफाइलिंग है, और जो साइस्मिक इंफॉर्मेशन है वो सब हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अल्टीमेट टेक्नोलॉजिकल सक्सेस तो कल ही पता चल जाएगा, पर साइंटिफिक प्रोग्राम 14 दिन तक चलेगा। तो उसके बाद में देखते हैं डेटा क्या बतलाते हैं। बिल्कुल सर। सर, थैंक यू वेरी मच इस पर हमारे साथ तमाम बातें साझा करने के लिए। शुक्रिया सर। Oh, it has been a pleasure. Yeah.